अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व आलिहि। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बरकत पर। मैं हूँ राहिल भट्ट। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हमारा एक सेकंड बिजनेस भी है और उस हवाले से हम आपको गाइड भी करेंगे और डिफरेंट आइडियाज़ भी लेकर देंगे कि आप लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे दो भाई मौजूद हैं, शफकत भट्ट साहब, मियाँ गुलाम हैदर साहब, और इंशाल्लाह हम इनसे गाइडेंस लेंगे कि हम ये लॉजिस्टिक का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा शफकत भाई, हमें बताइएगा थोड़ी लॉजिस्टिक बिजनेस की प्रोफाइल और अपनी कंपनी की प्रोफाइल के हवाले से। बेसिकली जी, यूनाइटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है ये कायम हुई थी सन 2012 में। और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हम देते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों को, जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर है, मॉन्डलीज है। तो इसके अंदर जो हमारे पास अपना फ्लीट है वो तकरीबन कोई 125 गाड़ियां हैं, 125 ट्रक्स हैं। तो लॉजिस्टिक एक बेसिक नीड है। लॉजिस्टिक के बगैर आपका कोई भी चीज़ चल नहीं सकती, कि खाने पीने की चीज़ें हो जाएं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो जाएं। जैसे हम लोग तार ग्लास का जो शीशा है वो भी हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो जब तक हम जगह पे पहुंचाएंगे नहीं तो वो कस्टमर तक पहुंच नहीं सकता। तो लॉजिस्टिक जो है वो बेसिकली एक बेसिक नीड है, और ये एक ऐसा काम है कि जब तक क़यामत वाले दिन तक लॉजिस्टिक की जरूरत होगी। तो बड़ी वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत सारे मौके हैं और बहुत ही अच्छा काम भी है, चैलेंजिंग भी है साथ साथ। इसके अंदर चैलेंजेस भी काफ़ी हैं कि आपकी जो रिस्क है वो रोड का रिस्क होता है, बट टाइम के साथ साथ आप सीख जाते हैं कि इन सबको कैसे मैनेज करना। जी थैंक यू। लेकिन ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि अभी आपकी 125 गाड़ियां हैं, लेकिन एक नया बंदा जो ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो एटलीस्ट कितनी गाड़ियों से वो स्टार्ट ले सकता है और ताकि उसकी स्टेबिलिटी रहे। यकीनन जाहिर है, अगर एक बंदे की एक गाड़ी है या दो गाड़ियां हैं तो क्या वो उसके एक्सपेंस को मैनेज कर सकता है? एक्चुअली जैसे मैंने ना अभी अपनी पिछले सवाल के जवाब में मैंने आपको बताया कि ये एक रिस्क इन्वॉल्वमेंट काफ़ी है इस बिजनेस के अंदर। तो जो एक गाड़ी या दो गाड़ी वाला जो बंदा है वो बड़े हाई रिस्क पे होता है कि उसके दो यूनिट्स जो है वो कमाने वाले होते हैं। तो अगर क्योंकि आप रोड पे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो एक दो गाड़ी वाले के अगर वो यूनिट्स में मसला आ जाता है, कोई इशू हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या खराब हो जाते हैं, तो उसकी इनकम बंद हो जाती है और वो फिर उसको मैनेज करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप न्यू कमर है इसके अंदर, तो एटलीस्ट 8 से 10 गाड़ियां जरूर होनी चाहिए। उसमें आप रिस्क फ्री होकर फिर काम करते हैं कि अगर आपके कोई इश्यूज भी आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, तो आपकी जो रिमेनिंग यूनिट्स होते हैं वो कमा रहे होते हैं और आप जो है वो स्मूथली उसको रन कर रहे होते हैं। अगर कोई 8 से 10 गाड़ियों के साथ स्टार्ट लेना चाहता है तो वो क्या अपनी पर्सनल कंपनी रजिस्टर्ड करवाए या स्टार्ट में वो किसी कंपनी के साथ अपनी गाड़ियों को यूज करे? देखिए, बिजनेस जो है ना, बिजनेस का उसूल यही है कि वो पहले दिन से रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर आपने प्रॉपर बिजनेस करना है। रही बात कि वो अपना बिजनेस लेते हुए, डेफिनेटली उस बंदे को टाइम लगेगा। उसकी जो कंपनीज के अंदर इन होने का जो एक सिलसिला है उसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस को पहले फेज में मीट करना मुश्किल होता है। रजिस्टर वो जरूर करा ले, लेकिन पहले फेज में ये है कि वो पहले किसी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ जो ऑलरेडी उसका एक सेटअप है उसके साथ वो अटैच हो जाए, उसके साथ साल लगाए, 2 साल लगाए, देन वो स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद फिर वो डायरेक्टली अपना काम भी ले सकता है, इतनी देर में उसकी मार्केट के अंदर वैल्यू भी हो जाएगी। नॉर्मली अवाम के जहनों में एक ट्रक अड्डे का कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट होता है, देखने में आता है। आप बताइएगा एक लॉजिस्टिक ऑफिस में और ट्रक अड्डे में डिफरेंस क्या है? हाँ, बेसिकली ना, एक क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को भी लॉजिस्टिक के बिजनेस की इतनी नो हाउ नहीं है, तो ट्रक अड्डा जो होता है वो बेसिकली, ये पुराने एक शुरू से जो चला आ रहा है उसमें ये था कि मुख्तलिफ गाड़ियां होती थी, वो एक अड्डे पे आके खड़ी हो जाती थी। वो अड्डे वाला एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता था बिटवीन कंपनी एंड व्हीकल्स। कंपनीज को जो गाड़ियां चाहिए होती थी वो ट्रक अड्डे वाले से रब्ता करते थे और ट्रक अड्डे वाला उनको प्रोवाइड कर देता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अड्डे वाले की इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। अब जो लॉजिस्टिक कंपनीज पाकिस्तान में अब माशाल्लाह काफी सारी आ गई हैं। अब इसके अंदर ये हो गया है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के अंदर, क्योंकि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन की वजह से जो गाड़ी है वो 20 मिलियन, 25 मिलियन, 15 मिलियन, 10 मिलियन यहाँ पर तकरीबन चली गई है। तो उन कंपनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है और वो कंपनीज जो हैं अब डायरेक्टली जो अपनी मल्टीनेशनल हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चली गई, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का। तो अब वो वाला ट्रक अड्डे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्सोलीट होता जा रहा है। अब वो पहले ट्रक अड्डा डायरेक्ट उन कंपनीज को देता था, अब वो ट्रक अड्डा हमें दे रहा होता है गाड़ियां। बीच में जो लॉजिस्टिक कंपनीज खड़ी हो गई हैं, ये एक थोड़ा सा चेंज आया इसके अंदर। तो इसमें एडवांसमेंट यानी कि आप समझते हैं कि वो होनी चाहिए, वक्त के साथ साथ चेंज होना हाँ, चाहिए? डेफिनेटली। देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम गाड़ियों की टेक्नोलॉजी चेंज हुई, यूरो टेक्नोलॉजी आई,
उसके बाद गाड़ियों के अंदर ट्रैकर्स इंस्टॉल हुए, गाड़ियों के अंदर कैमरे इंस्टॉल हुए, गाड़ियों के अंदर उसके बाद रेफ्रिजरेशन सिस्टम हुआ। अब जैसे हम लोग मॉन्डलीज का बिजनेस करते हैं तो वो सारा टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है कि हमने 15 प्लस का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना होता है। उनकी प्रोडक्ट ऐसी है, उसके अंदर चॉकलेट होती है, वो चॉकलेट अगर हम उस पूरे जर्नी के थ्रू मैनेज नहीं करते तो मेल्ट होने का खदशा होता है। सेम इज द केस विद एबट फार्मा। हम एबट फार्मा में भी काम कर रहे हैं तो उसकी मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन का भी एक खास टेम्परेचर जो है वो हमें मेंटेन करना होता है। तो मैंने जैसे बताया ना कि बहुत वास्ट फील्ड है। इसके अंदर आपकी जैसे बताया रेफ्रिजरेटेड गाड़ियां, उसके बाद ड्राई गाड़ियां हैं। ड्राई गाड़ियों में वो कार्गो जा रहा होता है जिनको टेम्परेचर बेस्ड नहीं होती, वो दूसरी होती है, जैसे जूसेस हो गए, नेस्ले के दूध हो गए। वो दूध क्योंकि टेट्रा पैक में पैक होता है तो उसको जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद हमारे फ्लैट बेड्स आ जाते हैं जिनको उर्फ आम में फटे भी कहा जाता है। उनके ऊपर हमारा शीशा जो है वो जा रहा होता है, उसके ऊपर सीमेंट जा रहा होता है। तो हर एक जो कैटेगरी है ना इसकी गुड्स की, उसके हिसाब से व्हीकल्स डिजाइन होती है। आजकल का सबसे हॉट टॉपिक फ्यूल एडजस्टमेंट, तो इन प्राइसेस को कैसे एडजस्ट करते हैं आप? हाँ, बेसिकली अब क्योंकि वक्त चेंज हो गया ना, तो उसी तरीके से जो कंपनीज के साथ जो हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे होते हैं, उन एग्रीमेंट्स के अंदर फ्यूल बिल्ट इन होता है, फ्यूल की एक क्लॉज लगी होती है। हमारा जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है इसके अंदर हमारे फ्यूल की कॉस्ट को जो कंसिडर किया जाता है वो 45 to 50% ऑफ द टोटल फ्रेट होता है। तो वो बिल्ट इन होता है कि लेट से कि हमारा फ्यूल 5% जो है वो बढ़ गया है तो हमारे फ्रेट के 50% का 5% इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम इज द केस कि अगर 5% फ्यूल डिक्रीज हो गया है तो हमारे जो फ्रेट का 50% का 5% इंक्रीज हो जाएगा। तो वो चीज होती है। उसके अलावा जो इन्फ्लेशन होता है वो ईयरली बेस्ड होती है। वो हर साल के बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से जो कंपनीज है उनके साथ हमारी डिस्कशन होकर एक इन्फ्लेशन डिसाइड हो जाती है, जो स्टेट बैंक अनाउंस करता है उसी के राउंड अबाउट होती है वो इसके अंदर। तो बेसिकली इस तरीके से इसकी फिजिबिलिटी जो है वो चलती रहती है। ये बताइए कि आप तो आई थिंक कि कॉर्पोरेट बिजनेस को डील कर रहे हैं,